नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं ईशान शर्मा और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं कृषि संबंधी विभिन्न विषयों पर जानकारियां। इसी कड़ी में आज जो हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं वो है टमाटर और शिमला मिर्च की खेती। दोस्तों, यदि आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई अन्य जानकारी है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 28000177 और 28000178। तो दर्शकों, अब मैं आपका परिचय करवाता हूं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट से। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, ये एक सफल कृषक हैं कंडाघाट से, जिनका नाम है श्री रोहित कौशिक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। सबसे पहले तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारा प्रदेश है ये काफ़ी आगे है इस क्षेत्र में, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती में यदि मैं बात करूँ, तो आप आने वाले समय में क्या संभावनाएं दिखती हैं टमाटर और शिमला मिर्च में? दूरदर्शन शिमला के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईशान जी, जैसे आपने प्रश्न पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में टमाटर और शिमला मिर्च के उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं, जी जी, तो इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पहले हिमाचल हमारा फल राज्य के रूप में जाना जाता था, पर अब हमारा हिमाचल जो है वो सब्जी उत्पादन में अग्रणी बनता जा रहा है और अग्रणी है, अग्रसर हो रहा है बेमौसमी सब्जी उत्पादन और गुणवत्ता युक्त सब्जी उत्पादन में। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि टमाटर और शिमला मिर्च की अगर हम बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 11,750 हेक्टेयर एरिया जो है वो टमाटर में है और 2500 हेक्टेयर एरिया जो है हमारा शिमला मिर्च में है। अब इनमें से भी अगर हम डिफरेंट ज़िलों की बात करें या जितने हमारे हिमाचल में ज़िले हैं, तो उनमें से हम ये कह सकते हैं कि हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो टमाटर के उत्पादन में और शिमला मिर्च के उत्पादन में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हमारा जो टमाटर का अगर आप कहें तो जो टमाटर है वो लाल सोना के रूप में जो है वो मार्केट में प्रसिद्ध है और अपनी गुणवत्ता युक्त उत्पादन के कारण जो है मार्केट में एक अलग साख बनाए हुए हैं। जी जी, हाँ जी। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से जो है कृषि के क्षेत्र में आपका आना हुआ, क्योंकि हम देखते हैं जो आज का युवा है ये कृषि के क्षेत्र में के लिए इतना आकर्षित नहीं होता है। तो क्या सब वो चीज़ें रहीं जिसकी वजह से आप आकर्षित हुए कृषि के क्षेत्र में आने के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और जो दर्शक मुझे आज देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में आज हिमाचल की बात करें तो ओवरऑल हमारी जो खेती है हिमाचल की वो 60-70% कृषि पे निर्भर करती है। जी जी, बिल्कुल। और अगर अपनी बात करूं तो मैं कृषि के क्षेत्र में हमारा एक फैमिली किता भी था, जिसको दादा लाई किता बोलते हैं। पहले से किसानी खेती होती थी, लेकिन इसकी तरफ मेरा रुझान हुआ इस तरह से कि अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA जब मैंने पास आउट किया, उसके बाद खैर 2013 या लगभग ये कह लो कि मैं 8th क्लास में था और अभी तक का 17 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा कृषि का रहा है। जी। लेकिन अगर मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करूं, जो एक प्राकृतिक कृषि का है, जी। वो मेरा लगभग अभी 4 या 5 साल का अनुभव रहा है। इसकी तरफ जैसे आपने पूछा कि मैं क्यों इसकी तरफ आया, वो इसलिए क्योंकि एक मन में ये था कि जब फैमिली से शुरू से हम कृषि करते आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको करूँ और एक हटके ऐसी कृषि करूँ जिसमें हम जहर का कम से कम इस्तेमाल करें और जहर फ्री खेती हो, लोगों को अच्छा खिलाएं, खुद भी खाएं। जी। तो ये मेरा तो अभी आपने बात की प्राकृतिक खेती के बारे में, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये जो अन्य खेती होती है और जो प्राकृतिक खेती होती है इसमें क्या अंतर है और क्यों लोगों को प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करना चाहिए? जी सर, देखिए जैसे हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब हरित क्रांति आई थी, जी। जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। उस समय पे दौर था भुखमरी का, तो एक ज़रूरत थी कि हमें रसायनों का इस्तेमाल करना पड़े। हमने भी किया, हम भी उसमें से एक है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मोटिवेशन मिलता रहा या इसकी तरफ जो आने का है, इसकी ट्रेनिंग मैंने नॉन यूनिवर्सिटी में ली जी, तो वहाँ से एक रुझान बना कि इसकी तरफ आऊँ। और जो डिफरेंस की बात आपने की, तो नेचुरल और
रासायनिक खेती में अंतर ये है कि नेचुरल जो खेती है वो गाय के गोमूत्र, गोबर, इस पे आधारित खेती है। इससे हम तरह तरह की दवाइयां बनाते हैं। 7-8 तरह के टॉनिक बनते हैं, 2 तरह के टॉनिक है, 2 तरह के कीटनाशक है और 2 ही तरह के फंजीसाइड है। और अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में यूरिया, DAP, जो कि हमारी जमीन को खराब करता जा रहा है और जो हमारी जमीन का जो संतुलन है वो नहीं बन पा रहा है। जी मैम, हम देख रहे हैं कि जो बारिश का मौसम है ये शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमारे किसानों को, खासकर जिन्होंने टमाटर और शिमला मिर्च लगाई है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से वो रख रखाव करें हमारी अपनी खेती का, और क्या चीज़ें करें क्या चीज़ें ना करें, ये थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बढ़िया ईशान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल देखिए बहुत सारे फ़ोन कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में आ रहे हैं और बहुत से लोग हमें व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से हमें जो है वो जानना चाह रहे हैं कि इस तरह से हम कैसे बीमारियों से बचें। तो देखिए वर्षाकालीन जब भी, अब जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, इससे पहले एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि कम से कम अपने खेतों को साफ रखें। जो अनवांटेड शूट्स हैं, जैसे टमाटर में बीच नीचे जो तने आते हैं वो कई बार कुछ काम नहीं करते हैं, उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं, वो सिर्फ पोषण खाने का काम करते हैं, तो उसको आप जरूर रिमूव करें। और जो 1 फुट के पत्ते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपके जो पानी की बूंदें जो है आपकी, वो जो इन्फेक्शन लेने वाली है, जो इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, वो जो है आपकी उन पत्तों तक नहीं पहुंचेगी और जो आपका टमाटर है वो बीमारियों से बच सकता है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप जो नालियां हैं उनको साफ रखें और बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें। देखिए टमाटर फिर भी सहन कर लेता है, आपको सबको ही पता है ये बात, पर जो शिमला मिर्च में अगर पानी का भराव अगर आपकी फसल में होता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान आप अवश्य अपने खेतों में रखें। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि अगर आप किसी तरह से मल्चिंग कर सकते हैं, आच्छादन कर सकते हैं अपनी नालियों के बीच में, तो उससे क्या होगा, जो बारिश का पानी है, जो इन्फेक्शन वाला पानी है, वो आपके पत्तों तक नहीं पहुंचेगा और आपकी फसल जो है वो बीमारियों से बच सकती है। जी मैम, आपने भी बात करी है कृषि विज्ञान जो ये विभाग है, तो हमारे बहुत से किसान हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं या नहीं जान पाते हैं, तो इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा जाने कि ये केंद्र जो है ये क्या काम करता है और किसानों की किस तरह से ये जो है मदद करता है। जी बिल्कुल, ये हमें भी लगता है कि बहुत बार जो है किसानों को ये पता नहीं होता है, हालांकि उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का मेन उद्देश्य है कि जो विश्वविद्यालय से विकसित तकनीकें हैं, नवीनतम तकनीकें हमारा डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रोज विकसित कर रहा है, उनको हमने कैसे फार्मर तक पहुंचाना है, उसमें जो कड़ी का काम है वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र करता है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। और हमारी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के अंदर भी हमारे पास 5 कृषि विज्ञान केंद्र है। सोलन है, शिमला है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा है। इनका मेन काम ये है कि जो विश्वविद्यालय से विकसित तकनीकें हैं उसके हम डेमोन्स्ट्रेशन, उसके हम जो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है वो हम अपने फार्मर फील्ड पे लगाए, ताकि काफ़ी लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि देख के आदमी सीखता है। जी बिल्कुल, देख के ये हम करते हैं। दूसरा, हम प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आप ऑन कैंपस भी करते हैं, हम अपने कैंपस में भी कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को आमंत्रित करते हैं। और हम अपने कैंपस के बाहर खेतों में, किसानों के खेतों पे भी हम जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें हमारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी रहते हैं। हर साल कृषि विज्ञान केंद्र जो है 2 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाता है। इसके अलावा हमारे पास अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर करके एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो खेती छोड़ रहे हैं नौजवान हमारे किसान, उनको मेन धारा में, मुख्य धारा में हमने कैसे शामिल करना है, उसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। जी रोहित जी, कृषि विज्ञान केंद्र जो है, इससे आपको क्या, आपकी मुलाकात कब हुई इससे, कब आपने जाना कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है इससे आप सहायता ले सकते हैं, और क्या क्या सहायता है जो आपको मिली है इस केंद्र के जरिए? देखिए सर, कृषि विज्ञान केंद्र की अगर मैं बात करूं तो अभी भी कृषि विज्ञान केंद्र मैं समझता हूं हमारे साथ ही बैठा है। जैसे कि डायनेमिक पर्सनैलिटी डॉक्टर सीमा मैम जी हैं, वहाँ पे प्रधान वैज्ञानिक और भी साइंटिस्ट मौजूद हैं। लेकिन
शुरू में मुझे नहीं पता था, हम हॉर्टिकल्चर जानते थे कि एग्रीकल्चर है, ये पता नहीं था कि कृषि विज्ञान भी कुछ है। धीरे धीरे जब जाना पहुँचे कृषि विज्ञान केंद्र, मेरे घर से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही था। जी जी। तो वहाँ पे जब गए तो एक अच्छा सा माहौल बना, क्योंकि और भी फार्मर थे। अगर मैं टमाटर उगा रहा हूँ तो मैं शेयर किससे करूँ, तो एक मेरे पास ऑप्शन हो, एक किसान ही था, साइंटिस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं साइंटिस्ट के पास पहुँचता हूँ तो वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा जी के पास ही पहुँचता हूँ मान लो, तो ये काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे कि आप अगर नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक यंग ब्लड है और आगे अगर लोगों के लिए अगर आप एक अच्छी कर सकते हैं तो आप करें। तो इन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ अभी का 2 महीने पहले का। अभी जब कोविड का दौर था सर, तो दवाइयाँ तो मैंने बना दी थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि अब बन तो गई, बेचूं कैसे। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पे प्रोग्राम, जैसे कि मैडम ने बताया, यंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, बीज पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उस समय पे जैसे ऑप्शन में होता है कि फार्मर जब ट्रेनिंग करके घर जाएगा तो उसको कुछ देना है। तो देने के तौर पे मैम ने, विभाग ने एक मेरे लिए मदद की कि मेरी दवाइयों को सेल आउट करवाया और मुझे इस तरह की भी मदद मिली। और जितनी भी ट्रेनिंग अभी तक कर रहा हूँ, मेरे पास जितना भी प्रशिक्षण जी लिया है मैंने, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज भी खुद ही नहीं बल्कि ओवरऑल जहाँ से भी ग्रुप में जोड़ रखे हैं लोगों को, भले ही वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन में नहीं आते हैं, शिमला के भी हैं, कुल्लू के भी हैं, वो भी कई बार कृषि विज्ञान केंद्र सोलन पहुंचे हैं और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जी जी। तो मेरा ये भी कहना है कि अगर किसान है तो विज्ञान है और विज्ञान है तो किसान है। जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने कि अगर किसान है तो विज्ञान है और विज्ञान है तो किसान है। थैंक यू। जो आपने ये कहा कि मैं दवाइयाँ वगैरह बनाना सीखा आपने और फिर लोगों को बांटना भी शुरू किया, तो ये कार्यक्रम कैसा रहा आपका? कहाँ से आपने सीखा कि किस तरह से हम इन दवाइयों का या खादों का आप निर्माण कर सकते हैं और किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जब जॉब करता था तो एक मिंचीज़ प्राइवेट कंपनी थी, जो कि आप जानते होंगे, शोगी के साथ भी इनका प्लांट एक सादपुल में। तो वो वाइन पिकल बनाती है। तो उस कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ का जो मैनेजर था वो बोलता था कि कोई भी काम है हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम चलता था कैसे पैकेजिंग होती है, क्या कुछ करते हैं। इसके लिए भी मैं कृषि विज्ञान केंद्र का ही धन्यवाद करूंगा कि जब कृषि विज्ञान केंद्र गया तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया कि एक नौणी में ट्रेनिंग चल रही है, सुभाष पालेकर जी ट्रेनिंग ऐसे ऐसे दे रहे हैं इसके ऊपर, प्राकृतिक खेती के ऊपर। तो उनसे जुड़ा, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद जब घर आया तो विचार हुआ कि अभी दवाइयाँ बना तो रहा हूँ, क्यों ना गवर्नमेंट से भी ये कहूँ कि मुझे इसका कोई सर्टिफिकेट या कोई लाइसेंस दे दो ताकि मैं इसको बेच सकूँ। तो वो मुझे मिला। दूसरा जरिया, जैसे आज दूरदर्शन पे बैठा हूँ, वैसे ही एक मीडिया प्लेटफॉर्म मिला। बहुत से ब्रॉडकास्ट चैनल ऐसे थे जिन्होंने मुझे बुलाया। कुछ मैं इसके लिए प्रभु का भी धन्यवाद और अपने पेरेंट्स का भी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अब खेती में ये कह सकता हूँ कि अब कुछ हद तक कर रहा हूँ, अभी कोशिश जारी है। तो धीरे धीरे करके सर इसमें जब जुड़ता गया, तो जैसे कहते हैं कि मंजिलें बहुत हो लेकिन कारवां जुड़ता जाता है अपने आप, कुछ ना कुछ मंजिलें रास्ते मिलते जाते हैं। तो मिलते गए, मीडिया मिलता गया, फेसबुक आपको पता ही है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना शुरू किया, डॉक्टर सीमा जी को और भी विज्ञान केंद्र के सभी लोगों को, साइंटिस्ट को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके 200-250 लोगों का ग्रुप बन गया। वहाँ पे मैसेज छोड़ता गया कि प्लीज़ कांटेक्ट करें दवाइयों के लिए। फेसबुक पे अपनी खेती को दिखाता गया, डेमोस्ट्रेशन के लिए खेतों पे आते रहे। तो ऐसे ऐसे करके सर प्रमोशन मिलती रही। आज हिमाचल में, अपर शिमला में, लोअर की बात करूँ तो दिल्ली तक से फ़ोन आते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। तो यही था सर। जी मैम, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि टमाटर और जो शिमला मिर्च की खाद है, जो फसलें हैं, हम देखते हैं कि मौजूदा समय में जो है इनमें नीमाटोड और अन्य बीमारियां हैं, जो इनका प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके क्या कारण हैं मैम, और किस तरह से जो हमारे किसान बागवान भाई बहन हैं ये इससे बचाव कर सकते हैं अपनी फसलों का? देखिए, टमाटर और शिमला मिर्च में नेमाटोड की या सूत्रकृमि की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। और अगर आप पॉली हाउस की बात करें तो काफ़ी इस तरह की समस्याएं आ रही है कि खेती छोड़ने तक के लोग जो मजबूर हो गए हैं। तो इसका कारण यही है कि एक तो हम साल दर जो है वो एक ही तरह की फसलें हम लगाते हैं, और क्रॉप रोटेशन, जो फसल चक्रीकरण है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर फसल चक्रीकरण नहीं होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और जो आपने स्पेशली नेमाटोड की बात करी, तो नेमाटोड के लिए मैं आपके माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो एक बात ये ज़रूर अपने सुनिश्चित कर लें कि अपने टमाटर, शिमला मिर्च या जो भी फसल आप लगा रहे हैं उसके साथ साथ आप गेंदे का उत्पादन जरूर करें।
देखिए, एक तो गेंदा किस तरह से काम करेगा, एक तो वो अपनी जड़ों से काम करता है, एक अपने फूलों से काम करता है। आपने देखा होगा कि गेंदे का जो फूल है वो बिल्कुल येलो कलर का होता है, और येलो कलर जो है वो बीमारियों को, कीड़ों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो एक तो उसके फूलों ने कीड़ों को आकर्षित किया, दूसरा जो उसकी जड़ें हैं, जड़ें क्या करती है, इस तरह का रसायन सिक्रीट करती है कि वो निमाटोड को, सूत्रकृमि को अपनी जड़ों में लेती है। जी। उससे क्या है, आपकी जो मेन फसल है वो आपकी निमाटोड से बच जाएगी। तो मैं यही आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि लोग मतलब खेतों के चारों ओर तो लगाते हैं, बट आप जो टमाटर और शिमला मिर्च की फसल लगा रहे हैं उसमें 6-7 लाइनें जो आप टमाटर या शिमला मिर्च की लगाते हैं, एक लाइन आप गेंदे की जरूर लगाएं, ताकि आपकी फसल जो है वो निमाटोड से नेचुरली कंट्रोल हो सके, बच सके। क्योंकि केमिकल कोई समाधान नहीं है, हमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे उपाय करने होंगे ताकि आपकी जो फसल है, जो आपके खेत है, वो निमाटोड से बचे रहे। मैम, आपने बहुत सही बात कही है कि केमिकल्स का जितना प्रयोग कम कर सके हम उतना करना चाहिए। तो एक आम किसान जो है मैम, वो क्या कर सकता है ताकि उसे कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़े, और जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे गोबर की खाद हो गई या अन्य चीज़ें हैं, वो इसका इस्तेमाल बढ़ा सके अपनी खेती में? देखिए, इस खेती का विकल्प ही प्राकृतिक कृषि है जी। अब प्राकृतिक कृषि की अगर मतलब परिभाषा अगर इसको करें तो प्राकृतिक कृषि सिर्फ उत्पादों से नहीं होता है। प्राकृतिक कृषि में हम बहुत सारी चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको मैरीगोल्ड के बारे में बताया, गेंदे के बारे में बताया। इसी तरह से जैसे व्हाइट फ्लाइज की, सफ़ेद मक्खी की समस्या बहुत ज़्यादा खेतों में आती है, तो उसके लिए आप छोटे छोटे स्टिकी ट्रैप्स बना सकते हैं, पीले चिपचिपे स्टिकी ट्रैप्स बना सकते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको बाजार से ही ये सब चीजें लेनी है, आप घर में ये सब चीजें बना सकते हैं। जैसे आपने एक कनस्तर का पीस काटा, उसमें आपने नीचे पीला कलर करना है। पीला कलर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर गेंदे का कलर जितना पीला होगा वो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। नीचे आपने पीला कलर लगा लिया, ऊपर से आप सफेद ग्रीस या कोई चिपकने वाला पदार्थ जैसे वैसलीन भी आप इसमें लगा सकते हैं, ताकि व्हाइट फ्लाइज उसमें आए और उसमें चिपक जाए। अब व्हाइट फ्लाइज के लिए स्टिकी ट्रैप लगाना एक प्राकृतिक कृषि का ही हिस्सा है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो जीवामृत और बीजामृत इन्हीं सब चीज़ों से ही प्राकृतिक कृषि होती है। दूसरी चीज़ें ये है कि मल्चिंग का इस्तेमाल करना, आच्छादन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो महीना है, ये महीना ही नहीं, अक्टूबर तक जो है हमारा जल शक्ति अभियान, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है जी। अब जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आपको ये सलाह दी जाती है कि बावड़िया, कुएं, उनको साफ करें ताकि पानी जो वर्षा का जल है वो हम एकत्रित कर पाएँ और उसको हम खेती में इस्तेमाल कर पाएँ। इसके अलावा मल्चिंग करने से क्या होगा, अगर टमाटर और शिमला मिर्च की फसल में आप आच्छादन करते हैं, मल्चिंग करते हैं, तो जो पानी आपका इवापोरेट होना था, वाष्पित होना था, वो आपकी मिट्टी में दोबारा आ जाता है। जैसे कि अगर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपने गैस पे एक पतीला चढ़ाया है जिसमें आपने ढक्कन नहीं लगाया है, दूसरा पतीला आपके पास है जो कि खुला है, तो आप ये खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि जो खुला पतीला है उसमें से सारा पानी वाष्पित होकर बाहर चला जाएगा, पर जिसमें आपने ढक्कन लगाया है उसमें वो कंडेंसेशन होके वापस आपके पानी में आपके पतीले में आ रहा है। तो यही मैं आपको एग्जांपल ये खेती में बताना चाहूँगी कि ज़रूर अपने खेतों में मल्चिंग का इस्तेमाल करें। मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप इरिगेशन जरूर लगाएं। बूंद बूंद पानी से जो कहते हैं कि पानी कमाल करता है, तो बूंद बूंद पानी को बचाएंगे तभी हम अपनी खेती को सक्सेसफुल कर सकेंगे। नहीं तो आज की डेट में अगर आप सिचुएशन देखते हैं, वाटर टेबल देखते हैं तो बहुत नीचे जा रहा है और धीरे धीरे बहुत पानी की समस्या आने वाली है। जी, ये तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में पानी की जो समस्या, पानी की बचत करना बहुत आवश्यक है। जी, बढ़ने ही वाली है और हमें पानी का बचाव वैसे भी करना ही चाहिए। रोहित जी, यदि मैं बात करूं टमाटर और शिमला मिर्च की, खासकर क्योंकि हमारे कार्यक्रम का विषय यही है, तो इसमें आपने कितना कार्य किया है और आजकल आपके खेतों में क्या कार्य चल रहा है टमाटर और शिमला मिर्च को लेकर? जी सर, अगर मैं टमाटर शिमला मिर्च की बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र से ही मैं अच्छा सीड लेके आया था, जो कि कैप्सिकम का लोकल वैरायटी होती है। हाँ जी। तो वो मैंने जो वैरायटी
उसकी रेंज बताऊं तो मैंने 17,000 पौधा जो है लगा रखे हैं जी जी। और 3500 पौधा मैंने टमाटर का लगा रखा है। इसमें जो प्रबंधन है मैनेजमेंट की, जैसे डॉक्टर सीमा मैम ने भी बात की कि फेरोमोन ट्रैप, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जून महीने में माइट भी आना है, ये जो इस मौसम की बात है, और वाइट फ्लाई भी आती है सर, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। प्राकृतिक खेती हमें बताती कि एडवांस स्टडी है, हमने बीमारियों को इन्विटेशन नहीं देना है कि बीमारी ने आ जाओ, हमने उसको आने से पहले ही कंट्रोल करना है। जैसे आजकल कोविड का दौर है तो हमें बताया जाता है मास्क लगाना है, ये करना है, तो वैसे ही हमने अपने पौधों को पहले ही बचाना है। और मित्र और शत्रु कीटों का जो रोल है सर वो प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा है कि इससे क्या है कि मित्र कीटों का आगमन होता है, शत्रु कीटों का विनाश होता है, मरते नहीं है, भागते हैं। इसलिए गोमूत्र से जितनी भी दवाइयाँ बनती है, टमाटर की बात करूँ आज के समय में माइट आने वाला है, वाइट फ्लाई, तो एक अग्नि अस्त्र सर इसमें आता है जिसमें कि बदबू कह लो आप, फ्रेग्रेंस जो है वो होती है, तो उस बदबू से कीट भागता है जो मैं बनाता हूँ। वो इसलिए भागता है क्योंकि एक तरफ उसमें लहसुन डलता है, एक तरफ उसमें हींग है, उसमें कांग्रेस घास है, उसमें भांग है, उसमें कई चीज़ें हैं। तो जब कोई भी चीज़, कोई भी कीट आएगा, उसको टेस्ट लगेगा किसी चीज़ का कि अगर वो पत्ता मीठा है, स्वाद में है, तो उसको खाने के लिए आएगा। लेकिन अगर स्वाद ही उस पत्ते का बदल जाए तो कीड़ा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो नेचुरल फार्मिंग में यही है कि हमें थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ता है। समय समय पर जो अभी बारिश का दौर है, बारिश हो रही है, अब बेमौसमी है, अभी बरसात आने से पहले इस बार बारिश होगी जून के महीने में, तो इस बार बीमारियां भी ज़्यादा है। तो उसके कंट्रोल के लिए सर इसमें आता है कि एक जैसे फंगस आती है तो उसके लिए हम खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे हमारी जो ब्लैक रॉट है, ब्लैक स्पॉट है, काली डंडी और काला दाग जो लगता है टमाटर में, वो कंट्रोल होता है। जी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो घर पे आसानी से मिल जाती हैं, बिना केमिकल्स का इस्तेमाल किए अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं। अंत में मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश दें, जो युवा हमारे कृषि की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। सर, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी का भी ये संकल्प है कि 2022 में आय दुगनी करनी है। जी। तो आय दुगनी कैसे होगी? एक तो हमें अपनी जो इनपुट है उसको कम करना होगा। हमारे जो खर्चे हैं पॉकेट पे जो भारी पड़ रहे हैं वो ज़्यादा रसायन और इसी के पड़ रहे हैं, यूरिया DAP जो मार्केट से खरीदते हैं। धीरे धीरे नेचुरल कृषि की तरफ हमें आना ही होगा। जी। शुरुआत करें, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे में करें, एक खेत में करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। जी जी जी। वो समय लगता है क्योंकि अब मुझे 6 साल हुए हैं, तो 6 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। कठिनाइयाँ जरूर आएगी लेकिन धीरे धीरे करें। जी जी, धीरे धीरे करें और लगातार करते रहें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। जी जी जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। दर्शकों, ये था आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।